मेरे पति के गए हुए 8 साल बीत चुके थे और मैं विधवा की जिंदगी जी रही थी। ना ही मेरी कोई औलाद थी और न ही मैंने दूसरी शादी की थी। मैं अपनी सास के साथ इतने बड़े शहर में अकेले रहती थी। मेरा ना कोई देवर था ना कोई ननद। मैं और मेरी सास एक दूसरे के सहारा थे। मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी। मैं उनके अलावा अपनी जिंदगी में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पति के जाने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं पूरी जिंदगी विधवा बनकर गुजार दूंगी, पर किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं रोज रात में अपने पति के कमीज को अपने पास रखकर सोती थी। मुझे लगता था कि मेरे पति मेरे साथ है, पर कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं सुबह उठती तो मुझे चक्कर आते रहते, पेट में दर्द रहता। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा, आप प्रेग्नेंट हैं। मैं बहुत ही घबरा गई, क्योंकि कई सालों से तो मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। वह तो इस दुनिया में भी नहीं थे और मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और फिर मैंने इस बात का पता लगाना स्टार्ट किया। मैं जो शर्ट लेकर अपने पति का सोती थी, उस शर्ट के पॉकेट से मुझे एक अजीब सी चीज मिली, जिसे देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा नाम प्रेरणा है। हम लोग 4 बहनें और एक भाई थे। आज मेरी बड़ी दीदी की शादी थी। हम तीनों बहनें और भाई मिलकर घर में खूब हल्ला मचा रहे थे। हम तीनों बहनों ने प्लान बनाया था कि हम जीजा जी के साथ यह करेंगे वह करेंगे, क्योंकि मैं अब सब बहनों और भाइयों से बड़ी थी। क्योंकि मेरी बड़ी दीदी की तो शादी हो रही थी, इसलिए घर में अब मेरा बोलबाला था। मैंने अपने भाइयों बहनों के साथ प्लानिंग किया था कि जीजा जी की जूते चुराई में पूरे 10,000 लूंगी, क्योंकि वे लोग बहुत ही अमीर थे और जीजा जी अच्छा कमाते थे। मैं अपने भाई बहनों के साथ आगे की प्लानिंग कर रही थी। तभी मेरी मम्मी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मम्मी मुझे अकेले कमरे में क्यों लेकर गई। फिर मैंने गौर किया तो मम्मी मुझे बहुत ही परेशान लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई लग रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या बात है, तो मम्मी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और मेरे हाथों में एक कागज पकड़ा दी। मुझे अपनी मम्मी का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरी मम्मी मेरे सामने इस तरह से रोए। मैंने वह कागज जिसमें कुछ लिखा हुआ था पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि वह खत तो मेरी बड़ी दीदी का है। उसमें लिखा हुआ था, मम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों की मर्जी से भी शादी करने को तैयार हो गई थी। मैंने अपने दिल को समझा लिया था, पर आज मुझे उस लड़के का फोन आया था। उसने कहा था, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं जहर खा लूंगा, और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा प्यार इस दुनिया से चला जाए। तो इसलिए मैं उस लड़के के साथ अपनी अलग दुनिया बसाने जा रही हूँ। मम्मी मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही गलत कर रही हूँ, पर आप मुझे माफ कर देना और अगर हो सके तो मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं तो दीदी का खत पढ़कर सन्न रह गई। तभी मेरी मम्मी बोली कि प्रेरणा, तुम्हें अपनी बहन का इस काले करतूत का पता था? तो मैं मम्मी के सामने फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी भनक लगता कि दीदी इस तरह का कदम उठाने वाली है तो मैं दीदी को रोक लेती। मम्मी बोली, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। तुम्हारे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तुम ही बताओ बेटी कि मैं इस हाल में क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं? लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी? समाज वाले तो ताना मार मार के हमें जिंदा ही मार देंगे। मैं बोली, मम्मी तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप ही बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अपने बाप की इज्जत को बचा ले। अपने कमबख्त बहन की जगह तू दुल्हन बन जा। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे मम्मी से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोली, मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं और मैं शादी कर भी लूं तो सोचो कि ससुराल वालों को जब पता चलेगा
तो वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे? फिर मेरे पति क्या मुझे अपनाएंगे? वे लोग तो मेरा जीना हराम कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको अपनी एक बेटी के साथ साथ दूसरी बेटी से भी हाथ धोना पड़ जाए। मम्मी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। वे लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं जानती हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारे पापा को जब इस बारे में पता चलेगा, वह तो दिल के मरीज हैं। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब तुम्हारी मर्जी। अब तुम अपने पापा की चिता पर लेटाना चाहती हो या फिर दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप पर बैठोगी? तुम घूंघट से अपना चेहरा छुपा लेना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने दुल्हन की जोड़ी की तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो मुझे अपने पापा के खातिर अपनी कुर्बानी देना ही था। अब आगे जो हो, ससुराल वाले मेरे साथ जो भी करे, यह मेरी किस्मत। लेकिन मैं अपने जीते जी अपने पापा को चिता पर नहीं देख सकती। मैंने भगवान से प्रार्थना की और फिर मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मैं शादी का जोड़ा पहनकर मंडप पे पहुंच गई और फिर मैंने अपना घूंघट नहीं हटाया और घूंघट के अंदर छुपकर ये सारी रस्में करती रही और अंदर ही अंदर रोते रही। मैं तो यह सोच भी ना पा रही थी कि जब ससुराल वाले मेरा घूंघट उठाएंगे तब क्या होगा। जब मेरे पति मेरा घूंघट उठाएंगे और मुझे देखेंगे तो वह तो जमीन आसमान एक कर लेंगे और सारे परिवार वालों को इकट्ठा कर लेंगे। खैर, मैं अपने पापा के लिए यह सब बर्दाश्त कर रही थी। पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर मैं अपने ससुराल विदा होकर आ गई। आगे जो मेरे साथ हो वो मेरी किस्मत। मैंने सोच लिया था, क्योंकि धोखा तो हम लोगों ही दे रहे थे। गलती तो हमारे परिवार की ही थी, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पति का नाम आकाश था। मेरी सास मुझे मेहमानों में बैठाकर कुछ रस्में करना चाहती थी, पर मैंने अपना सर दर्द का बहाना बना लिया और मैंने आकाश से कहा कि मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा है। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा, माँ, बाकी की रस्में सुबह कर लीजिएगा। मेरी सास को कोई एतराज नहीं था। फिर मुझे मेरे कमरे में लाकर बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट पलट दिया और फिर मुझे देखकर दंग रह गए। वह मुझे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से बोले। उन्होंने जो बात बोली मेरे दिल को सुन करने के लिए काफी था। वह बोले, तुम नेहा की छोटी बहन प्रेरणा हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वह बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ मुझे। मैंने रोते हुए कहा, नेहा दीदी आज सवेरे ही अपने घर से भाग गई। मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मम्मी को भी पता नहीं था। वह एक खत छोड़कर गई है, जिसके कारण हम लोगों को पता चला कि नेहा दीदी किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। फिर मम्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने पापा की इज्जत की खातिर मेरे सर पर दुपट्टा रखकर मुझे मंडप में बैठा दिया। आकाश अपना सर पकड़कर बैठ गए। वह बोले, मुझे तो कुछ शक लग रहा था, पर इस तरह से यह होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मम्मी ने शादी के टाइम में खाना टेबल पर रखवा दिया था ताकि सभी लोग खाना में बिजी हो जाए और फिर उसी टाइम मेरा ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया और फिर मेरी आपसे शादी हो गई। आकाश ने फिर मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है? मैं क्या बोलती, मुझे यह रिश्ता मंजूर भी है कि नहीं। उस वक्त तो मेरे दिमाग में एक बात ही बैठ गई थी, अब मुझे अपने घर की इज्जत बचानी है, अपने माँ पापा का सर को ऊंचा रखना है और अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए मैंने यह कदम उठाया था। एक बेटी ने अगर इज्जत डुबाई थी तो एक बेटी को तो इज्जत बचाना ही था। आकाश बोले, प्रेरणा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। इस बात का सबूत मुझे मिल चुका है। तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुम अपने माँ बाप को बदनामी से बचाने के लिए ये कदम नहीं उठाती, यकीनन हमारा भी बदनामी हो जाता। हम भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। फिर आकाश कहने लगे, प्रेरणा तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। मैं तो अपने पति की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है? थोड़ी देर बाद आकाश ने मुझे अपना मोबाइल दिया और कहा, तुम घर पे आराम से बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी परेशान हो रही होगी। आकाश का बात सब साबित हुआ। मैंने मम्मी को फोन किया तो वह रोने लगी और बोलने लगी, तुमने घर की इज्जत तो बता ली बेटी, लेकिन जब तुम यहाँ से विदा होकर चली गई तो मेरी सांसें अटक गई थी
कि तुम्हारे साथ वहां पे क्या हो रहा होगा। तुमने फोन करके मुझे बता दिया। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ कि सचमुच में दामाद जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेटी, अपना पति और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। आकाश ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत घर वालों के सामने खुली तो सभी ने ऐतराज किया। मेरी सास तो कहने लगी, बेटा अभी इसे डाइवोर्स देकर घर से निकाल दो। इसके माँ बाप को तो पता चलना चाहिए कि धोखा नहीं चलेगा। यह रिश्ता ना हुआ बाजार में बिकने वाला सब्जी हो गया। दिखाई कुछ और दिया और दिया कुछ और। पर आकाश ने सभी को तसल्ली दिया और बोले कि प्रेरणा नेहा से भी अच्छी लड़की है और यह मुझे नेहा से भी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए कोई भी प्रेरणा को कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो मुझे बहुत ही दुख होगा। बाद में आकाश ने एक बहुत ही अच्छी रिसेप्शन पार्टी दिया। सभी मेहमान आए, मुझसे मिले और फिर खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैं भी बहुत खुश हो गई। मेरे मन में शादी लेकर जो दुविधा थी सब खत्म हो चुकी थी। पर मेरी सास मुझसे थोड़ी खिंची खिंची सी रहती थी। उन्होंने मुझे अभी तक अपने दिल से नहीं अपनाया था, परंतु आकाश ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि वह मेरा ख्याल रखे। आखिरकार मेरे सास का दिल भी पिघल ही गया। अब हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे पति आकाश स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर तैनात थे। स्पेशल वालों को तो कभी भी छुट्टी नहीं होती, 24 आवर ड्यूटी होती थी। उन्होंने मुझे खुशी दी थी। वह कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग करवाने ले जाते। मेरी जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी। फिर वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। आकाश के जाने के बाद मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। यह सुनकर वह कुछ मायूस हो गई और कहने लगी, बहू, मेरे बेटे की जॉब ड्यूटी बहुत ही खतरनाक इलाकों में है। उसके दुश्मन भी कई बन गए हैं, क्योंकि वह रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता है और तुम बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हजारों साल जिए, मगर मैंने उससे कह दिया है जहाँ फर्ज की बात आए वह एक पल भी देर ना करे और अपनी जान की बाजी लगा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। मैं अपनी सास की बातें सुनकर उदास हो गई। मैंने अपनी सास से कहा, माँ ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे दिल में घबराहट होने लगती है। वह मुस्कुरा दी और मेरे सर पे हाथ रखकर बोली, तुम सदा सुहागन रहो। फिर मेरी सास ने कहा, तुम एक काम करो कि तुम कुछ सालों के लिए आकाश के पास चली जाओ, उसे सरकारी क्वार्टर मिल जाएगी। मेरे बेटे को भी औलाद की बहुत ही तमन्ना है। तुम दोनों एक साथ रहोगे तो भगवान मुझे बहुत जल्दी दादी बनने का सुख दे देगा। मेरे जीवन में अब बस एक यही कामना रह गया है। क्या तुम मेरी यह मुराद नहीं पूरी करोगी? और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही खुश हो रही थी कि मुझे इतनी अच्छी सास और इतने अच्छे पति मिले हैं। मेरी सास जो कि मुझे खुद ही अपने पति के पास भेज रही है। मैं खुशी खुशी आकाश को फोन करने लगी और मम्मी की कही हुई बातें आकाश को बताया। आकाश भी बहुत खुश हो गए। बोले, हाँ क्यों नहीं, मैं सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। मुझे यह सब किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। खैर जो भी हो, मैं बहुत ही खुश थी। खुशी खुशी मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। शाम को मेरे पति के नंबर से फोन आया। मुझे लगा कि वह बताने के लिए फोन कर रहे हैं कि सारा इंतजाम हो गया है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पर यह क्या, उस नंबर पर कोई और बोल रहा था। हेलो, आप आकाश के घर से बात कर रही हैं? मैंने कहा, हाँ मैं उसकी पत्नी हूँ। ये फोन आपके पास? आकाश कहाँ है? वह बोले, आकाश अब इस दुनिया में नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह बात सुनकर मैं सन्न हो गई। मेरे हाथों से फोन गिर गया और मैं दहाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी आवाज सुनकर मेरी सास आई और पूछा, क्या हुआ बहू? मैंने रोते रोते सारी बात बताई तो वो कहने लगी, मेरा आकाश वीरगति को प्राप्त हुआ है, वह मरा नहीं है। अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो भी मैं उन्हें देश के लिए कुर्बान कर देती। तुम अपने आंसू छुपा लो, नहीं तो कोई भी औरत अपने पति को नेक काम करने से रोक देगी। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर मेरे पति बहुत शान शौकत के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुस्वा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी।
फिर मैं कैसे ना उसी इंसान से मोहब्बत करती। मैंने अपनी सास से कह दिया कि अब मैं आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर काम करने जाऊंगी। पर मुझे काम का कोई नॉलेज ही नहीं था। फिर आकाश की पेंशन स्टार्ट हो गई और हम लोगों का गुजारा उसी से होने लगा। अब बस घर में हम दोनों औरतें ही थे, एक मैं और एक मेरी सास। कभी कभी एक दूसरे के सीने से लगकर रो लिया करते थे। मेरी सास अक्सर कहती थी, तेरा और आकाश का बच्चा होता तो हमारी गोद में खेल रहा होता और हमारे घर में इतनी उदासी ना होती। मैं भी यही सोचती कि काश आकाश को जाने से पहले मैं एक बार देख पाती। टाइम यूं ही बीतने लगा। समय के साथ साथ मेरी मोहब्बतें भी अपने पति के लिए बढ़ने लगी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा आए। मेरे मम्मी पापा ने मेरी सास के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दे, ताकि आगे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी आसानी से कट जाए। क्योंकि कल अगर हम मर गए तो उसके बाद मेरी बेटी को कौन देखेगा। मेरी सास ने भी हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बेटी को ले जाइए और उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, पर मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने कह दिया, मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके साथ चलूं, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही और जाने से मना कर दिया। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं अपने मरे पति को वचन नहीं तोड़ सकती हूँ। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं अपनी सास का हर समय ख्याल रखूंगी, तो आप मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। और फिर मेरे मम्मी पापा चले गए। मेरे पास जिंदगी बिताने के लिए आकाश की बहुत सारी यादें थी। मैं रोज रात में आकाश की फोटो को अपने बगल में रखकर सो जाती थी, शर्ट को अपने सीने से लगाए रखती थी और उसी को घेर कर उससे अपने मन की बातें क्या करती थी। जैसे मुझे लगता था कि मैं आकाश से ही बातें कर रही हूँ। यूं ही समय 8 साल बीत गए। अब मेरी सास बूढ़ी हो गई थी और मेरा भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। पता नहीं क्यों मुझे रह रह कर उल्टी आते थे और चक्कर भी आता था। मेरा वजन भी कम होते जा रहा था। फिर मेरी सास ने कहा, तुम जाकर डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैं और मेरी सास दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया। फिर जो बातें बोली उसे सुनने के बाद तो मेरी तो रूह ही कांप गई। डॉक्टर बोले, बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर मैं और मेरी सास दोनों हक्का बक्का रह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा था। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बताती रही और सावधानी बरतने को कहती रही, मगर मेरे पल्ले उसकी कोई बात नहीं पड़ी। मेरा दिमाग तो इसी बात पर उलझ गया था, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। हम दोनों सास बहू घर आ चुके थे। सारे रास्ते हम दोनों चुप रहे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। तुम इस बच्चे के बाप को फोन करके बुला लो, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेले रह जाऊंगी तो तुम मेरी फिक्र मत करो। भगवान मेरे पास है, उनका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मैं सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ के आकाश के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। वही पहले आदमी और आखिरी आदमी मेरी जिंदगी में थे। उसके अलावा मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। डॉक्टर को कोई गलत फहमी हुई है, वह झूठ बोल रहे हैं। मेरी सास हंसने लगी, बेटी मैं जानती हूँ तुम अभी जवान हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान है, तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। अच्छा हुआ तुमने खुद ही ढूंढ लिया, अब मैं निश्चिंत होकर मर सकूंगी। मैंने फिर कहा, माँ जी मेरी जिंदगी में आकाश के अलावा कोई और भी है नहीं है। तब मेरी सास बोली, पता नहीं कौन हमारे घर में घात लगाए बैठा है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। अब मैं और सास दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। मेरी सास बोली, आज रात से हम और तुम दोनों नहीं सोएंगे, देखती हूँ यह सब किसका क्या धरा है। फिर रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 12 बजे मुझे कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया। मैंने जल्दी से दोनों आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। तब मुझे एक रुमाल नजर आया। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरे नाक पर रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नजर पड़ी तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। जमीन आसमान की धरती रुक गई और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरे सामने आकाश खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा फिर से खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वो भी अपने बेटे को देखकर दंग रह गई। वह भागकर आई, आकाश के गले लग गई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर आकाश कहने लगा, मम्मी आप तो जानती है ना मैं एक जासूस हूँ, मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता हूँ। जब उन दिनों मेरी शादी हुई थी तो मेरे बड़े साहब को पता चल गया था कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं।
जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते थे। मैं एक माहिर जासूस था, मुझे उन लोगों के खिलाफ सबूत जुटाना था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने यह फैसला किया कि प्रेरणा को मेरे पास जाना है, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। मेरे साथ उस मिशन में जो लड़का था वह शहीद हो गया था। उसके पीछे कोई नहीं था, उसका पूरा चेहरा झुलस गया था। इसलिए मैंने यह कहलवा दिया कि यही मेरी लाश है, क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और मैं बच गया। मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों शर्मिंदा था, समझ नहीं आता था क्या करूं। बस फिर मैंने यह मन बनाया कि जब अंजलि प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चों के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच ही जाओगे। और आज वही हो गया। मम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो आकाश मेरी तरफ आया था, मुझे मुस्कुराकर बोला, मुझे माफ नहीं करोगी? मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। मैं 8 साल से तुम्हारा विधवा बनकर जी रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के 8 खूबसूरत साल गम में गुजार दिए। तब मेरे पति आकाश ने कहा, प्रेरणा तुम बहुत ही अच्छी हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपनाया था, अब तुम भी मुझे अपना लो और मुझे माफ कर दो। इस बात के बाद मैं अपने पति को कुछ ना बोल पाई और फिर मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं आज एक खूबसूरत बेटी की माँ बन चुकी हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यह टाइम हमने बहुत सालों बाद बिताया था। मैं भगवान की कृपा करती हूँ कि उसने मेरे पति को मुझे वापस लौटा दिया और उनकी गैर मौजूदगी में मेरे कदम को भटकने से भी रोक लिया था। आज मेरी जिंदगी में केवल खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर